हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी पेडागोजी की दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने काफ़ी प्रश्न कराए थे, आपको 30 प्रश्न पेडागोजी के कराए थे। तो आज की जो हमारी क्लास है हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास है। आप सभी लोग कॉपी और पेन साथ रखें और बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सॉल्व करें। पेडागोजी में क्या होता है, आपको कंसंट्रेशन बहुत रखना है, ठीक है। आपको ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, आपकी समझ और सूझबूझ पर ही प्रश्न आपके हल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन। तो हमारा पहला प्रश्न है, आपको आपके ये जो प्रश्न इसमें रखे गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसके शैक्षिक निहितार्थ को पाने के लिए अनिवार्य है। भाषा जो है वो शून्य में मतलब एकांत में विकसित नहीं होती। इसके शैक्षिक निहितार्थ को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विद्यालय पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, भाषा प्रयोगशाला, पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन शैक्षिक निहितार्थ निकालना है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जिसका रोल सबसे ज़्यादा हो, उसी पर हमें आंसर करना है। तो विद्यालय पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट है, लेकिन भाषा भाषा प्रयोगशाला, पारिवारिक संवाद ये भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक अंतःक्रिया। आपकी सामाजिक अंतःक्रिया होगी वो क्या होगी? उसके भाषा के शैक्षिक निहितार्थ के लिए आवश्यक होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया में क्या होता है कि बच्चे अपने समाज से, आसपास के परिवेश से सीखते हैं, आपसी वार्तालाप करके सीखते हैं, ठीक है। समाज के संपर्क में आकर सीखते हैं, आपसी संबंधों से, ठीक है, चाहे वो आस पड़ोस हो, उसका घर परिवार हो, ठीक है। जब सामाजिक इंटरेक्शन होगा, सोशल इंटरेक्शन होगा, तो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो भाषा के शैक्षिक निहितार्थ को पाने के लिए अनिवार्य है सामाजिक अंतःक्रिया। इसको ध्यान रखेंगे, इसमें वास्तविक वार्तालाप होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य होगा? अब हमें सही से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है ए, भाषा और इसके साहित्य में अंतर होता है। यहाँ अंतर होता है। मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आपको सीखने का क्रम मैंने आपको बताया हुआ है, यही भाषाई कौशल बन जाते हैं। सुनने से श्रवण कौशल, बोलने से वाचन कौशल, पढ़ने से पठन कौशल, लिखने से लेखन कौशल, ठीक है। तो सुबोपली ये क्रम है, ये बिल्कुल सही है ना। क्रम मैंने बताया था आपको, सुबोपली, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। सुबोपली, सुनना, लिसनिंग, LSRW बोलते हैं इसको, LSRW, इसको इंग्लिश में LSRW बोलते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग और ये रीडिंग और राइटिंग, LSRW, और हिंदी में इसका क्रम है सुबोपली, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और फिर राइटिंग, आपका ये क्रम है, इसको हमें ध्यान रखना है। भाषा और उसके साहित्य में चोली दामन का साथ होता है, तो ये भी सही लग रहा है ना। शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं होता। अब आपको इन चारों में से कौन सा आंसर जो है वो आपको सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। तो आपको केवल एक जो करेक्ट नहीं है वो चूज करना है इसमें से। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या आपका डी होगा। तो ये आपका डी आंसर सही है, यानी कि असत्य है। शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल अंतर होता है, ठीक है। शिक्षण सिद्धांत जो आपके होते हैं वो सीखने और सिखाने से संबंधित होते हैं। इनमें ये मतलब सीखने और सिखाने से अंतर निहित होते हैं, ठीक है, संबंधित होते हैं। और ये शिक्षण सूत्र, इन पर शिक्षण कार्य किया जाता है कि जैसे हम क्लास में पढ़ाएं तो शिक्षण सूत्र बता दिए गए, उनसे ही हम क्लास में शिक्षण कार्य करेंगे, ठीक। जैसे सरल से कठिन की ओर, कि पहले बच्चे को सरल पढ़ाएंगे फिर कठिन की ओर ले जाएंगे, ठीक है। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले मूर्त वस्तुएं जो सामने है, मूर्त किसे, मूर्ति, मूर्ति शब्द से निकला है मूर्त,
ठीक है, मूर्त से मूर्ति बनी है। ठीक है, मूर्त का मतलब होता है जो हमारे सामने हो, ठोस हो, कंक्रीट हो, वही क्या है, मूर्त। ठीक, जो हमारे सामने हो। कि अगर हमने बच्चे को बताया ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड बच्चे के सामने है। बच्चे के सामने बताया कि ये ग्लास रखा हुआ है, तो ये मूर्त वस्तुएं हो गई जो उसके सामने है। और जिसका चिंतन करें, अमूर्त जो सामने नहीं हो। ठीक है, आ माने नहीं, मूर्त जो सामने नहीं हो। तो ये ऐसे शिक्षण सूत्र बनते हैं, इसमें शिक्षण कार्य कराया जाता है। ठीक है, शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए शिक्षण सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपका डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण में अंतरयोग प्रणाली सर्वोत्तम है क्योंकि। अब व्याकरण शिक्षण कराएंगे, उसमें अंतरयोग प्रणाली सर्वोत्तम क्यों होगी? इस प्रणाली से व्याकरण नियमों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। ठीक है, भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने की दक्षता का विकास होता है, ये भी सही है। व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता। और अगला आपका ऑप्शन है, छात्रों का भाषा बोध बढ़ता है। ठीक है, तो अंतरयोग प्रणाली है जो व्याकरण शिक्षण की, तो उसमें ये और उसके अंतर्गत ये तीनों सही होंगे। और इसमें व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता। तो अगर व्याकरण के नियम, व्याकरण में क्या होता है, नियम ही बताते हैं, तो थोड़ा व्याकरण शिक्षण जो होता है अरुचिकर हो जाता है, यानी कि इंटरेस्टेड नहीं लगता। तो यहाँ पर जो अंतरयोग प्रणाली है वो इंटरेस्टिंग नहीं होती। ठीक है, रुचिकर नहीं होती। तो व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता, ये अंतरयोग प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, और व्याकरण शिक्षण में, अरे प्रश्न तो आपका ये था कि व्याकरण शिक्षण में अंतरयोग प्रणाली सर्वोत्तम है क्योंकि। क्यों है सर्वोत्तम? क्योंकि इसमें व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता। इसमें मतलब ये प्रणाली, अगर इस प्रणाली से पढ़ेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, बच्चे का इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, ये आंसर आपका सी राइट आंसर है। इसको एक्सप्लेन थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, व्याकरण शिक्षण में अंतरयोग प्रणाली सर्वोत्तम है क्योंकि, ये हमारा प्रश्न है। इस प्रणाली से व्याकरण के नियमों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, ये भी सही है। लेकिन भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने की दक्षता का विकास होता है। लेकिन सबसे ज्यादा सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि ये व्याकरण शिक्षण को अरुचिकर नहीं होने देता। मतलब इस प्रणाली से अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा। साधारण प्रणाली से पढ़ाएंगे तो थोड़ा हो सकता है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, वो इंटरेस्ट ना ले, सीधे डायरेक्ट नियम बताने लगेंगे उसको। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास भी अटेंड करें आप लोग, तो आपके पेडागोजी के जितने भी प्रश्न हैं उसी तरह के घुमा फिरा के वही प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में। आपकी अगर समझ विकसित हो गई, फिर आपके पेडागोजी से संबंधित प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। आपका जो पेपर है, आपके पेपर में 2 या 3 प्रश्न हर पेपर में आ रहे हैं हिंदी में पेडागोजी से संबंधित। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी से क्लास लेंगे और अच्छी तरीके से उसके एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। ठीक है, अगर जिन साथियों ने कल की क्लास अटेंड ना की हो, वो लोग कल की मैराथन भी अटेंड करें, तो आपके जितने भी क्लिष्ट प्रश्न होंगे, कठिन प्रश्न में पेडागोजी से संबंधित, वो कल की क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे प्रश्न कराए थे और आज की क्लास में भी आपके अच्छे प्रश्न हैं, तो ध्यान रखें। चलिए, छात्रों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्तनी है, वाक्य विन्यास है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, अभिव्यक्ति विचार है। छात्रों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? हम छात्रों का लिखित कार्य आकलन करेंगे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बच्चों को कुछ लिखने के लिए देंगे कोई टॉपिक, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? वर्तनी तो इम्पोर्टेंट है ही, वाक्य विन्यास की वो वाक्य कैसे बनाए, तत्सम शब्दों का प्रयोग तो ये जरूरी नहीं है ना। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? अभिव्यक्ति विचार। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वो अभिव्यक्ति अपने भावों को कैसे व्यक्त कर पा रहा है। जैसे आपको कोई टॉपिक हम लिखने के लिए दें, फिर आप अपनी जो अभिव्यक्ति है वो अपने उसमें लिखेंगे, आप अपने विचार लिखेंगे, वही सबसे ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण होंगे कि आप उस विषय को कितना समझ रहे हैं और उसके बारे में कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कितनी उसके अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं। तो आपका जो लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा अभिव्यक्ति विचार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपेक्षा को लिखते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह किस समस्या से ग्रस्त है? ठीक है, डिसलेक्सिया से ग्रस्त है, डिसग्राफिया से ग्रस्त है, डिसकैलकुलिया से ग्रस्त है, डिमेंशिया से ग्रस्त है। ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा या डी सही होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें, ए सही होगा, बी, सी या डी। तो इस बात को ध्यान रखें, अभी मैं सभी के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में क्या होता है बेटा? आपका पठन विकार, पठन विकार आता है आपका डिसलेक्सिया में। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसमें आएगा डिसलेक्सिया। ठीक, डिसग्राफिया होता है लेखन विकार, लिखने में समस्या आ रही है तो वहां आपका लेखन विकार होगा। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलिया कैलकुलेशन, डिस माने ठीक है विकार, डिसकैलकुलिया गणना में विकार, गणना में विकार यानी गणित में जो नंबर्स हैं उनको समझने में समस्या आ रही है, वही डिसकैलकुलिया होगा। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, और डिमेंशिया होता है तर्क ना कर पाना, डिमेंशिया होता है तर्क ना कर पाना। अब इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न आ जाए आप परीक्षा में अवश्य सॉल्व कर लेंगे, और आप नोट्स भी इसके तैयार कर लें, मतलब इन पॉइंट्स को नोट कर लें। डिसलेक्सिया पठन विकार, डिसग्राफिया लेखन विकार, डिसकैलकुलिया गणना में विकार, डिमेंशिया तर्क ना कर पाना, ये कुछ आपके विकार हैं, इनको ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में भी इसके प्रश्न आ जाते हैं आपके, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका पेपर है उसमें ये आ जाते हैं ये विकार, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, और भी एक दो हैं उसको देख लेंगे जो परीक्षा में आ सकता है आपके। अफेजिया, एक मिनट, अफेजिया या डिसअफेजिया? अफेजिया तो ये होता है, अफेजिया आपका होता है मौखिक सीखने में विकार, मौखिक रूप से सीखने में विकार आपका अफेजिया होगा। मौखिक रूप से, मौखिक रूप, ठीक है, मौखिक रूप से सीखने में विकार अगर आ जाए, डिसअफेजिया क्या है या अफेजिया क्या है? मौखिक रूप से सीखने में विकार है, सीखने में विकार। ठीक, अगर यहीं पर जुड़ जाए डिसअफेजिया, डिसअफेजिया, डिसफेजिया, ठीक, डिसफेजिया, तो डिसफेजिया जो आपका होगा, डिसफेजिया, यहाँ पर फेजिया ई की मात्रा लगेगी, डिसफेजिया, जा पूरा होगा। डिसफेजिया आपकी होगी भाषा विकार से संबंधित, इसको याद रखेंगे, भाषा विकास से संबंधित, ये नोट भी कर लें आप लोग, भाषा विकास से संबंधित है डिसअफेजिया। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए आप सॉल्व कर लें। डिसलेक्सिया याद रखेंगे, अभी याद कर लो, डिसलेक्सिया पठन विकार, डिसग्राफिया ग्राफ बनाते हैं, लेखन विकार, ग्राफ बनाएंगे तो लिखना पड़ेगा, है ना, लेखन विकार। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन में गड़बड़ी, गणना में विकार, तो वहाँ डिसकैलकुलिया है, डिमेंशिया है कि आप तर्क नहीं कर पा रहे, स्मृति का अभाव हो रहा है। ठीक है, स्मृति का अभाव, तर्क न कर पाना आपका आएगा, स्मृति का अभाव, तर्क न कर पाना डिमेंशिया में आएगा। ठीक है, चलिए, डिस्थीमिया होता है गंभीर तनाव की अवस्था, एक और आप सुन लेंगे समझ लेंगे, डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये सारे विकार आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, कि कभी कंफ्यूजन ना हो, कभी भी प्रश्न ऐसा आए आप तुरंत हल कर लें। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो उनकी भाषाई क्षमताओं का विकास करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, भाषाई क्षमताओं का विकास करना है, भाषिक नियमों पर अधिकार कराएंगे। क्या आप भाषा की क्लास में नियमों पर अधिकार कराएंगे, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार कराएंगे, भाषा की प्रयोग की कुशलता पर अधिकार कराएंगे, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार कराएंगे? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्या होगा? उसकी, एक बच्चा है आपकी क्लास में प्राइमरी लेवल का, उसकी जो लैंग्वेज है उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, भाषाई क्षमता बढ़ानी है, तो उसमें क्या करना सिखाएंगे? आपका ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा या डी सही होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें, साथ के साथ बहुत अच्छे आंसर करते हैं आप लोग, तो इससे पता चल जाता है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है।
तो साथ के साथ आंसर करना भी बहुत ज़रूरी है, अपना भी चेक करते रहा करें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। कॉपी पेन साथ रखा करें और चेक करते रहा करें, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी करें कि आपके इतने प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं ना, कितने आपने सॉल्व किए, उसमें से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग हमसे शेयर करें, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ होगा? सबसे ज़्यादा अच्छा अर्थ होगा कि हम अगर बच्चे की भाषिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, उसकी प्रयोग की कुशलता पर अधिकार करा देंगे, भाषा का प्रयोग करने लगे, यानी कि हम कोई ज्ञान लेते हैं तो सब तभी तो लाभकारी होगा कि हम उसका प्रयोग करें। ग्रहण कर लिया, उसका प्रयोग करना नहीं सीखे, है ना, अनुकरण अनुकरण करेंगे मतलब नकल करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगर हम उसका प्रयोग करना सीख जाएंगे, बच्चा क्लास में प्रयोग करने लगेगा कि कहाँ हमें किस शब्द का प्रयोग करना है, तो वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो उसकी क्षमता का विकास होगा भाषाई। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और साथ के साथ बताते रहा करें, कोई समस्या तो नहीं आ रही है आप लोगों को? चलिए, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षापूर्ण अधिक उचित है जिसमें। अब व्याकरण शिक्षण की कुछ पद्धतियां आपको दी गई हैं, तो उसमें सबसे अच्छी कौन सी होगी? अब आप लोग तुरंत हल कर लेंगे, बस इसको पढ़ना है हमें सही से। अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमारा मन या हमारा सूझबूझ इसको कैसे रखना, एकदम कंसंट्रेट रखना है मन को, कि हम सही बता पाए, इसका आंसर कर पाए, और हमारी जो सूझबूझ है वो सही सटीक आंसर कर पाए, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हमारा ऑप्शन है, 1 मिनट, आपका कौन सा था? पहला ऑप्शन है, छात्र नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, छात्र सूत्रों का प्रयोग करते हैं, छात्र नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, छात्र उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? छात्र नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, छात्र सूत्रों का प्रयोग करते हैं, छात्र नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, छात्र उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं। आप क्लास में पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? पहले नियम बताएंगे, उदाहरण समझाएंगे, या छात्रों को सूत्रों का प्रयोग कराएंगे, या छात्रों को नियमों को कंठस्थ कराएंगे, ये सही है, या सबसे सही ये है कि उदाहरण पहले समझाएंगे फिर नियम कराएंगे। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बेटा ऑप्शन डी है, पहले हम उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करेंगे फिर नियम। अगर आप क्लास में व्याकरण के नियम पढ़ाने लगे, डायरेक्ट जाकर उसको उदाहरण नहीं समझाया, है ना, तो वो लिंक नहीं कर पाएगा, उसके लिए क्लिष्ट होगा, पढ़ना कठिन होगा, ठीक है। अगर हम उदाहरण पहले देंगे फिर उसे नियम समझाएं तो उसको बहुत आसानी होगी बात समझने में। तो सबसे अच्छी विधि है उदाहरण से नियम की ओर, और उदाहरण से नियम की ओर जाना क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाएगा? उदाहरण से नियम की ओर जाना कौन सी विधि है? ये आपकी आगमन विधि है। ये आप लोग कंठस्थ कर लें, उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं तो आगमन विधि, और नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं तो आपकी निगमन विधि, ठीक। ये याद रखेंगे, निगमन विधि किसे कहेंगे? नियम से उदाहरण की ओर, नि से नियम, नि से निगमन, आ से आगमन, तो आ से उदाहरण, ऊ बना है, उदाहरण रख लेंगे पहले और नियम बाद में, इसको नोट कर लेंगे, इसको ध्यान रख लेंगे। नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे, इस विधि को कहते हैं निगमन विधि, और उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, इस विधि को कहते हैं आगमन विधि। इसमें कोई आपको समस्या तो नहीं आ रही? तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? ठीक है, गद्य और पद्य तो सभी जानते होंगे। गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं? गद्य की विधाएं बताएं आप लोग, गद्य की विधाएं किस किस को मालूम है? गद्य की विधाएं तो निबंध, कहानी, पत्र लेखन, रिपोर्टाज, एकांकी, ये सब क्या है? गद्य की विधाएं हैं, ठीक है। पद्य होता है जो हम गाकर सुनाए, है ना, लय, ताल, तुक, छंद, रस, ये सब इसमें शामिल होते हैं, वो पद्य होता है। तो कौन सा वाचन है वो हम प्रयोग करेंगे गद्य में, वो सॉरी पद्य में करेंगे, जो गद्य में प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में नहीं। मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन। संवेद वाचन समूह में मिलकर एक साथ आवाज में बोलेंगे, वो संवेद वाचन होगा। अनुकरण वाचन मतलब अगर शिक्षक बोल रहा है और बच्चे दोहरा रहे हैं, वो अनुकरण वाचन कहलाता है। या कोई बच्चा बोले, दूसरे बच्चे दोहराए, ये कैसा वाचन है? अनुकरण वाचन। उसी बात को दोहराए, या अध्यापक बोले बच्चा दोहराए, वो अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन, इसमें केवल शिक्षण पढ़ता है, शिक्षक
आदर्श वाचन में शिक्षक पढ़ेगा, ये याद रखेंगे, आदर्श वाचन में क्या होगा, शिक्षक पढ़ेगा हाव भाव के साथ, ठीक। और मौन वाचन में क्या होता है, शांत रहकर पढ़ना है। तो परंतु पद्य में नहीं, गद्य में तो ये वाचन काम करेंगे, सम्मिलित वाचन पद्य में काम करेगा, लेकिन मौन वाचन क्या पद्य में काम करेगा? गाकर मौन होकर आप गा सकते हैं कविता को, मौन होकर आप कोई गीत गा सकते हैं, कोई दोहा है उसको याद कर पढ़ सकते हैं सही से। रसानुभूति ही नहीं होगी अगर पद्य को मौन होकर पढ़ा। तो हमारा पद्य में कौन सा वाचन नहीं है, मौन वाचन नहीं है, ठीक है। पद्य में, गद्य में तो प्रयुक्त होता है मौन वाचन, लेकिन पद्य में नहीं। तो आपका राइट आंसर है बेटा ए, राइट आंसर है आपका ए, मौन वाचन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और एक प्रश्न चलिए हम आपके लिए बनाते हैं व्याकरण से संबंधित, आप लोग उस पर कमेंट करेंगे। आप लोग बताएं, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में समास बताएं आप लोग, घनश्याम में समास, ठीक। ऑप्शन दे दें आपको, चलिए ऑप्शन भी दे रहे हैं, ए बी सी डी। आप लोग बताएं घनश्याम में कौन सा समास है, ठीक। ऑप्शन ए आपका है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और आपका तत्पुरुष समास ऑप्शन ए, थोड़ा पेन गड़बड़ कर गई। ऑप्शन बी आपका है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, ठीक। सी ऑप्शन है आपका कर्मधारय, कर्मधारय समास, ऐसे ही और समास ले लो, कर्मधारय समास। और आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब आंसर करें आप लोग, घनश्याम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, ए ऑप्शन, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें, अगर सही से समास पढ़े होंगे तो अवश्य आंसर करेंगे आप लोग। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करें इसका, समास का, फिर आप यहाँ पर आ जाएं। जिन बच्चों ने समास अच्छी तरीके से पढ़े होंगे वो अवश्य इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका 9, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम क्या है? महापुरुषों की जीवनियां, परियों की कहानियां, रसानुभूति की कविताएं, पौराणिक कथाएं। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का आप विकास करेंगे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? महापुरुषों की जीवनियां, क्या एक छोटे बच्चे को महापुरुषों के बारे में बहुत ज्यादा बताओ, क्या वो इंटरेस्ट लेगा? उसकी कल्पना शक्ति विकसित होगी? नहीं होगी। परियों की कहानियां बताएंगे तो होगी। रसानुभूति की कविताएं ऐसी बताएं जिसमें रस की अनुभूति हो। पौराणिक कथाएं, पुरानी बड़ी बड़ी कथाएं उसको बताएं, तो क्या उसको इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। आप उसको परियों की कहानी सुनाएंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा उसको, और 2-4 बना के वो आपको भी सुना देगा। तो इसकी जो इमेजिनेशन पावर है वो बिल्डअप होगी, वो इमेजिनेशन पावर डेवलप होगी। किससे? परियों की कहानियों से, है ना। बच्चों को कार्टून, परियों की कहानियां, यही तो सबसे अच्छा लगता है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपयुक्त माध्यम है परियों की कहानियां। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। देखो और लिखो शिक्षण विधि किसमें प्रयुक्त करते हैं? मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में, उपरोक्त सभी में। तो ये मैंने प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आपका कराया हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ए बी सी या डी। तो मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या उपरोक्त सभी में। तो आपकी जो देखो और लिखो शिक्षण विधि है, ये ना ही मौखिक रचना में, मौखिक रचना है लिखना तो है ही नहीं मौखिक में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में, शुद्ध अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे, उपरोक्त सभी नहीं। तो हमारा राइट आंसर है निबंध रचना में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप निबंध लिखेंगे, उसमें देखो और लिखो ही होता है कि हम किसी टॉपिक पर देते हैं, जैसे गाय पर निबंध दे दिया, द फार्मर के ऊपर निबंध दे दिया, अपने फ्रेंड पर निबंध दे दिया, तो देखा वही हमने लिखा। दीपावली पर निबंध दे दिया, किसी त्योहार के अंतर्गत। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध दे दिया, तो उसमें क्या होता है, हम जो देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, वही लिखते हैं। अब ऐसा कोई घुमा फिरा के प्रश्न आ जाए तो आप निबंध से संबंधित तो आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे ये आशा है। और आप लोग जो भी टॉपिक आपके छूट गए हों या कोई भी क्लिष्ट या कठिन लग रहे हों,
वो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। जैसे छंद है, वो थोड़ा कठिन टॉपिक है, तो आप लोग को प्लेलिस्ट में, हिंदी की प्लेलिस्ट में छंद से रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें। कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास हो जो आपके लिए लाभकारी हो वो अवश्य लें। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है। अब कविता शिक्षण कराएंगे तो उसका महत्वपूर्ण अंग क्या होगा? भावबोध, शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध या पठन बोध। तो कविता शिक्षण कराएंगे, उसमें शब्द बोध, सरल अर्थ बोध, पठन बोध क्या इंपोर्टेंट होगा? कविता ही भाव पर आधारित होती है कविता, तो भाव बोध आपका राइट आंसर है। भाव बोध कविता शिक्षण का मुख्य अंग है। ठीक है, कल की क्लास में जो मैराथन कल की कराई थी पेडागोजी की, उसमें भी कविता शिक्षण से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था। तो उसमें ये प्रश्न था कि क्या विकसित करेंगे, उसके बच्चों की उदात्त भावनाओं का संवर्धन करेंगे, ऐसा ही कुछ प्रश्न था आपका। तो वही कविता शिक्षण में भाव सबसे ज्यादा प्रधान होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बेटा। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ है? अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषाई क्षमताओं का विकास करेंगे तो आपका ऑप्शन ए, भाषिक नियमों पर अधिकार कराएंगे, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार कराएंगे, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार कराएंगे, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार कराएंगे। ये आपका प्रश्न डबल बार बन गया है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। ठीक है, तो ये आपका डबल बार बन गया है, इसको ध्यान तो रखना ही है। भाषा कौशल की शिक्षण विधि है अनुकरण विधि। भाषा कौशल कराएंगे, भाषा कौशल कितने होते हैं? 4, इसको ध्यान रखेंगे। सुबह पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कौशल है मूलभूत। ठीक है, अनुकरण विधि काम आएगी भाषा कौशल में, सामूहिक विधि कार्य, शिक्षण विधि कार्य में आएगी, या भाषा प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो अनुकरण विधि दोहराकर या नकल करके, तो ये भाषा शिक्षण कौशल में आवश्यक है। सामूहिक विधि समूह में बैठाकर पढ़ाएंगे। भाषा प्रयोगशाला विधि ये नई टेक्निक्स है, इसमें लैब में भाषाओं का संवर्धन किया जाता है। तो सारी ही जो विधियां हैं वो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। ये भाषा कौशल शिक्षण की ये सभी विधियां हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूपों को शुद्ध ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं? पेडागोजी के जो आपके ये प्रश्न रखे गए हैं बेटा, आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, तो आपको इसको स्किप नहीं करना, आपको अच्छे से समझना है कि बहुत सरल प्रश्न है, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो बहुत ध्यान से ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। सरल तभी आपको लगेंगे जब आप इनको सॉल्व सही से समझ कर करेंगे, आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे, तो ये प्रश्न आपको बहुत ईजी लगेंगे। तो आपके जितने भी परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं पेडागोजी के, वो यहाँ पर उसकी क्लास आपकी बनाई गई है, इस तरह बनाई गई है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले सम्मिलित हो जाएं, इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है। जो किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं बेटा? शास्त्र कहते हैं, कला कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, या कौशल कहते हैं? किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है, शास्त्र कराता है, कला कराती है, व्याकरण कराता है, कौशल। तो नियम और शुद्ध रूप किसमें पढ़ते हैं? व्याकरण में पढ़ते हैं। ये इतना इजी प्रश्न है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 15। भाव अभिव्यक्तिकरण का सर्वोत्तम साधन क्या है? भाव अभिव्यक्तिकरण, पहले तो इसको समझ लेंगे। भाव अभिव्यक्ति यानी अपने भाव को व्यक्त कर सके, उसका सबसे अच्छा माध्यम क्या है? हम अपनी भावनाओं को किसी को बता सकें, उसका सबसे अच्छा माध्यम क्या है? एक बालक आपकी कक्षा में है छोटा सा, वो अपनी भाव की अभिव्यक्ति कर पाए, उसका सबसे अच्छा माध्यम क्या होगा? लचीली भाषा होगी, मुहावरेदार भाषा होगी, विदेशी भाषा होगी, या मातृभाषा होगी? किसमें वह अपने भावों को अच्छी तरह व्यक्त कर पाएगा? ए, बी, सी या डी? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें और मुझे पूर्ण विश्वास है इसका आंसर आप बिल्कुल सही देंगे। लचीली भाषा, मुहावरेदार भाषा, विदेशी भाषा, या मातृभाषा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मातृभाषा। घर परिवार की जो आप उसकी भाषा होती है वो मातृभाषा कहलाती है ना। तो मातृभाषा में ही वो अपने भावों की अभिव्यक्ति अच्छी तरह व्यक्त कर पाएगा। एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसे डांट देते हैं, मातृभाषा का प्रयोग करने नहीं देते, तो क्या वो अपनी बात आपको बताएगा? कक्षा में नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। तो बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग करना
देना चाहिए क्लास में, इससे वो अपनी बात कह पाए। ठीक है। बालकों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगतियों का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है? बालकों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगतियां हम किसमें लिखेंगे कि अब बच्चे ने अक्षर सीख लिए, अब शब्द सीख लिए, अब वाक्य बनाने लगा, या ठीक है इस तरह से कि अब इसने ये नियम सीख लिया, इसका विवरण हम किस में रखेंगे? लिखित परीक्षा में रखेंगे, मौखिक परीक्षा में, उत्तर पुस्तिका में, या पोर्टफोलियो में? तो जो आपका राइट आंसर है बेटा डी, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो होता है उसमें एक दस्तावेज है ऐसा जिसमें हम उसके बच्चे की क्रमिक प्रगतियां रखते हैं। ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रश्न बन जाता है। सी टेट में, कोई भी परीक्षा का टेट हो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं उनमें ये प्रश्न अवश्य आता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक। तो पोर्टफोलियो क्या है कि क्रमिक प्रगतियों का लेखा जोखा रखना कहलाता है पोर्टफोलियो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? पढ़ना, बोलना, लिखना, इनमें से कोई नहीं। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होगा? भाषा का प्रारंभिक रूप बेटा क्या होगा? ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो भाषा का पढ़ना है, बोलना है, लिखना है, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इस बात की चिंता नहीं करनी है कि आपका आंसर सही जा रहा है या गलत जा रहा है, आप कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करेंगे। अगर आपका गलत भी हो गया, सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको खुशी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर सही जा रहे हैं। अगर गलत हो गया तो ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, अगर आपका यहाँ प्रश्न गलत हुआ तो आपको जरूर याद रहेगा कि हमसे ये गलती हुई थी, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके आंसर करते रहा करें आप साथ के साथ। तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होगा? पढ़ना, बोलना, लिखना। भाषा का प्राथमिक रूप है बेटा बोलना, है ना? तो क्यों बोलना क्यों है? भाषा का मूल रूप ही है क्या? बोली। अब बोली का मतलब बोलना। अब बोलेगा बच्चा, पढ़ना या लिखना उस तो बाद में आता है, पहले बोलना सीखता है। एक छोटा सा बच्चा आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बोलना सीखेगा। ये 4 महीने का, 5 महीने का हो गया, छोटे छोटे मतलब वाक्य माँ पा ऐसे मतलब अधूरे वाक्य बनाता है बस। ठीक है, धीरे धीरे दादा दादी बोलने लगता है, ऐसे धीरे धीरे उसके शब्दों का निर्माण होने लगता है। तो बोलना ही भाषा का प्रथम रूप है, ये याद रखेंगे। और जो भाषा शब्द ही बना है भास धातु से, भास धातु से, धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप। कोई भी क्रिया कर रहे हैं हम, उसका मूल रूप क्या है? भास, वो सॉरी धातु। ठीक, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। ठीक, भास धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। भास धातु का अर्थ होता है बोलना, इसको याद रखेंगे। तो भाषा का प्राथमिक रूप बेटा क्या होगा? बोलना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम आपके लिए एक रचना दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि चीफ की दावत किसकी रचना है? चीफ की दावत किसकी रचना है? किसकी रचना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। क्या इसके ऑप्शन भी दें? चलो दे देते हैं। दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार, भीष्म साहनी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। इसको याद रख, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ए, बी, सी या डी आपके लिए प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ए होगा, बी होगा, सी होगा या आपका डी होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चीफ की दावत, ये मैंने हिंदी साहित्य की मैराथन में आपको कराया हुआ है। हिंदी साहित्य की मैराथन के 2 पार्ट्स पड़े हुए हैं आपको प्लेलिस्ट में। तो जिन साथियों ने, जिन बच्चों ने वो क्लास ना ली हो हिंदी साहित्य की मैराथन की, अवश्य लें, वहां से आपके हिंदी साहित्य के प्रश्न तैयार होंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न उस मैराथन में रखे हुए हैं, आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वो। चलिए, तो हमारा प्रश्न था 18,
भाषा का प्रथम बोध होता है पठन पाठन से, अध्ययन अध्यापन से, अनुकरण व श्रवण से, चिंतन और मनन से। भाषा का प्रथम बोध किससे होता है? भाषा करेंगे तो उसका प्रथम बोध हमें किससे होगा? पठन पाठन से, पढ़ेंगे तभी हमें बोध होगा। अध्ययन अध्यापन से, कि अध्ययन सीखेंगे और पढ़ाएंगे तभी होगा। अनुकरण व श्रवण से, कि हम बात किसी की नकल करेंगे, दोहराएंगे, अनुकरण करेंगे, देखकर सीखेंगे, और श्रवण से सुनेंगे, तब होगा भाषा का प्रथम बोध। या चिंतन करेंगे कि मनन करेंगे। अब एक बच्चा है, उसको भाषा का प्रथम बोध किससे होगा? वो अनुकरण करके सीखेगा, दोहरा कर सीखेगा और सुनकर सीखेगा। ये आपको अलग ही दिखाई देगा। जब आप इसको प्रश्न को सही से समझ कर करेंगे तो आपका आंसर आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि ऑप्शन सी सही है। आपका राइट आंसर है अनुकरण व श्रवण। भाषा का प्रथम बोध अनुकरण व श्रवण से होता है। चलिए अब यहाँ बता ही दे रहे हैं रचना, वरना मन में आता रहे प्रश्नों पर ध्यान ना दें। पेडागोजी के है ना, क्या होता है कि हमारा मन लगा रहता है कौन सी है किसकी होगी। अब यहाँ हम प्रश्न करा रहे हैं, उस पर ध्यान भटक जाए आपका। तो भीष्म साहनी की चीफ की दावत रचना है, ये याद रखना, भीष्म साहनी की। और एक और रचना है भीष्म साहनी की, फेमस है, तमस। ठीक है, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है उसी समय का वर्णन है इसमें, तमस में, याद रखेंगे। ये बहुत ही फेमस रचना है, परीक्षा में आने योग्य है। तो आप लोग चीफ की दावत और तमस रचना किसकी है? भीष्म साहनी की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? अगर भाषा परीक्षा कराएंगे तो भाषा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व किसका होगा? भाषा ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का, ध्वनियों के ज्ञान का, या लेखन कौशल का? भाषा परीक्षा में आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है ए, बी, सी या डी। तो आपका ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए, भाषा ज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग बहुत ध्यान से क्लास को देखें, बिल्कुल बोर ना हो। अगर अभी बोर हो लेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपका जो पेपर है वो निकट है, इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी करें, ध्यान मग्न होकर ना पढ़ें। निम्नांकित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। कहानी और नाटक के मूल तत्व समान होते हैं। कहानी की भाषा शैली को देश काल के अनुरूप होना आवश्यक नहीं। कहानी की कथा वस्तु केवल सामाजिक क्षेत्र से ली जाती है। कहानी की कथा वस्तु वास्तविक घटना से संबंध होनी चाहिए। तो इसमें निम्नांकित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। तो सही चयन कौन सा है, हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे। कहानी और नाटक के मूल तत्व समान होते हैं, ये बात सही है कि नहीं? कहानी की भाषा शैली का देश काल के अनुरूप होना आवश्यक नहीं। तो कहानी की जो भाषा शैली है वो देश काल के अनुरूप ही होनी चाहिए। पता चले आपको ब्रिटेन की कहानियां सुनाने लगे हम, है ना, तो क्या आप इंटरेस्ट लेंगे? तो जैसा वहाँ का देश और काल, जैसा समय होगा, उससे रिलेटेड ही कहानियां सुनाएंगे, है ना, तभी तो इंटरेस्ट जागेगा। तो उसकी भाषा शैली देश काल और उसके अनुरूप होनी चाहिए, है ना। तो ये तो हमारा गलत है। कहानी की कथा वस्तु केवल सामाजिक क्षेत्र से ली जाती है। क्या केवल सामाजिक क्षेत्र से लेंगे? हर क्षेत्र से लेंगे, किसी से भी ले सकते हैं, धार्मिक से, सामाजिक से, है ना, किसी भी क्षेत्र से ले सकते हैं। ठीक, राजनीतिक क्षेत्र से या कोई भी क्षेत्र मान लो, उसके से हम कहानी ले ली। ठीक, तो ये भी गलत है। कहानी की कथा वस्तु वास्तविक घटना से संबंध होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कहानी वास्तविक घटना से संबंधित हो, है ना। परियों की कहानियां हैं वो वास्तविक घटना से संबंधित होती है। इमेजिन, कल्पना शक्ति का विकास करती हैं कहानियां, कल्पना पर आधारित होती, काल्पनिक होती हैं। तो वास्तविक घटना से संबंध हो ये जरूरी नहीं है। तो हमारा जो जो सही आंसर है, ये तो तीनों गलत है। तो हमारा जो सही आंसर है बेटा वो है कहानी और नाटक के मूल तत्व समान होते हैं। कहानी और नाटक के मूल तत्व समान होते हैं। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक, और बेटा हमारा क्लास बनाने का ये उद्देश्य है कि आपके अच्छे नंबर आए। ये इस तरह ही तैयार की गई है कि आपके अच्छे नंबरों से आप लोग पास हों, आप लोग एक पहली बार में ही अपना यूटेट क्लियर कर लें। चलिए, भाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य बताइए। भाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य क्या होगा? कि हम भाषा शिक्षण कराएंगे, उसका भाव, हमारे भावनाओं से रिलेटेड उद्देश्य क्या होगा? अपने देश की राष्ट्रीय संस्कृति से परिचित कराना, छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का संवर्धन, विचार अभिव्यक्ति की कौशल का विकास, छात्रों की वैचारिक दक्षता को बढ़ाना। सबसे ज्यादा भावनाएं कौन से ऑप्शन से रिलेटेड है? कि हम उसको राष्ट्रीय संस्कृति से परिचित कराएंगे, अपनी
छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का संवर्धन कराएंगे, विचार व्यक्ति के कौशल का विकास कराएंगे, उसके विचारों को अभिव्यक्त कराने के कौशल का विकास कराएंगे, या छात्रों की जो वैचारिक दक्षता है उसको बढ़ाना। तो सबसे ज्यादा भावात्मक उद्देश्य किसमें लग रहा है आपको? ऑप्शन बी में, कि हम उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना का क्या करेंगे? संवर्धन करेंगे। ठीक है, 21 का जो आपका राइट आंसर है बेटा वो है बी, छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का संवर्धन। ये आपकी परीक्षा में आया हुआ है और मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस सेट में भी ये प्रश्न कराया हुआ था। जिन बच्चों ने सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं वो आसानी से ये प्रश्न सॉल्व कर पा रही होंगी। ठीक है, काव्य का नाद सौंदर्य तत्व नहीं है, काव्य का नाद सौंदर्य तत्व नहीं है। वर्णों या पदों की आवृत्ति, नाद सौंदर्य मतलब उसकी ध्वनि जो है वो सुंदर लगे, है ना। काव्य, काव्य मतलब कोई गीत है, कोई कविता है, उसकी जो लय है, तय, तुक है, तान है, वो कौन सा मतलब उसका जो सौंदर्य, लय, ताल, तुक, छंद, इसी से तो आता है काव्य का सौंदर्य। इनमें कौन सा नहीं है, कौन सा तत्व इसमें नहीं है? वर्णों या पदों की आवृत्ति, कविता में वर्णित नैतिक गुण, छंद की गति, यति, मात्रा, भावानुरूप वर्ण विन्यास, भावानुरूप वर्ण विन्यास। क्या इसमें ऐसा होगा, कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो नाद सौंदर्य का तत्व नहीं है, जो ध्वनि सुनने में सौंदर्य लगे, सुनने में नाद सौंदर्य काव्य का लगे, ऐसा तत्व कौन सा नहीं है? वर्णों या पदों की आवृत्ति, तो कविता का सौंदर्य से बढ़ता है कि वर्णों या पदों की आवृत्ति हो। कोई भी कविता है उसमें लय, ताल, तुक होती है, पीछे एक जैसे शब्द आते हैं, है ना, तभी तो कविता बनती है। कि कोई भी कविता आप पढ़कर देखेंगे तो उसके वर्णों या पदों की आवृत्ति अवश्य होगी, उसमें आवृत्ति होगी तो हमें लगेगा कि कविता मतलब पढ़ने में सुंदर लगेगी। ठीक है, कविता में वर्णित नैतिक गुण, तो यही नाद सौंदर्य, ये क्या नैतिक गुण रिलेटेड है नाद सौंदर्य से? ध्वनि सौंदर्य से नहीं है। छंद, गति, यति, मात्रा, छंद होने चाहिए उसमें, गति, यति, मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो लय, ताल, तुक बनेगी, तुक, तान बनेगी उसमें, कि गति, यति होगी, है ना। कोई भी हम गीत भी गाते हैं तो एक लय बनी होती है, गति होती है उसकी, यहाँ कहीं पे हमें रुकना होता है। ये सब काव्य के सौंदर्य में आते हैं, नाद सौंदर्य में। भावा अनुरूप, भाव के अनुरूप वर्ण विन्यास उसमें लिखा होगा, वर्ड इस तरह रखे होंगे भाव के अनुरूप। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका बी। ठीक, चलिए अगला पढ़ते हैं। भाषा के 4 कौशल हैं। अब देखो 4 कौशल तो आपने जानते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, समझना, वो पढ़ना, बोलना, रटना, समझना, सुनना, लिखना, बोलना, रटना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आप तुरंत आंसर कर लेंगे, मैंने इतनी बार बताया हुआ है। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दें, A, B, C या D। आप लोग आंसर करें, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। किसी का भी गलत नहीं जाना चाहिए। अगर ये प्रश्न भी गलत चला गया तो समझ लो आप कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, है ना। तो फिर इन क्लास, जितनी भी मैंने क्लास कराई हुई है उसका कोई महत्व नहीं है अगर आपने ये प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाया। अगर ये प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो समझ रहे हैं, हम समझ लेंगे कि आप क्लास को ध्यान से पढ़ रहे हैं। इतना इजी प्रश्न है। कौन सा क्रम होगा आपका? भाषा के 4 कौशल कौन से हैं? कोई भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उसमें अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाता है तो उसको मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। आपके इसी मैराथन में मैंने आपको बताया है कौन सा होगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW क्रम याद रखेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक, ये तो सभी ने लगा लिया सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निबंध का विधागत वैशिष्ट्य है। निबंध का विधागत वैशिष्ट्य क्या है? विषय का तर्क संगत प्रतिपादन, निर्वैयक्तिकता, कलात्मक एकान्विति, व्यक्तित्व की व्यंजना। ठीक, ये आपका प्रश्न है। निबंध का विधागत वैशिष्ट्य, निबंध की क्या इसमें, निबंध की जो विधागत, निबंध जो विधा है गद्य की, उसकी विशेषताएं क्या है इसमें?
विषय का तर्क संगत प्रतिपादन। कोई भी अगर आप निबंध लिखते हैं उसमें तर्क संगत प्रतिपादन तो अवश्य करते हैं, अपने तर्क अवश्य लगाएंगे कि पर्यावरण प्रदूषण का निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, है ना। ये तर्क ही तो है कि हम निराकरण बताएं, उसके उपाय बताएं कम करने के। तो ये है निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिकता, दो शब्द जुड़े हैं, निर माने नहीं, वैयक्तिकता, ठीक है। तो क्या निबंध पर्सनली होते हैं, तो ये तो गुण है कि निर्वैयक्तिकता हो उसमें, कि निबंध ऐसे ना हो कि वैयक्तिक हो, एक ही चीज पर आधारित हो, है ना, पर्सनली हो, किसी व्यक्तिगत पर्सन के लिए हो, ऐसा नहीं है। निर्वैयक्तिकता होती है निबंध में, तो ये भी हमारा सही है, ठीक। निर्माने नहीं व्यक्तिकता, जिसमें किसी पर्सनल व्यक्ति का बोध ना हो, सभी के बारे में, मतलब ऐसा टॉपिक लिया जाता है निबंध में जो पर्सनली किसी एक इंसान के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। कलात्मक एकान्विति। कलात्मक एकान्विति की कला की एकान्विति होगी, व्यक्तित्व की व्यंजना होगी। हाँ, व्यक्तित्व की व्यंजना होती है उसमें, ठीक है। तो आपके कौन से सही होंगे, 1 2 3, तो आपका ए ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो इसमें कौन सा मिल रहा है, ABCD 1 3 4 का ऑप्शन कौन सा है आपका, ये है तीसरा आपका राइट आंसर है। केवल 1 3 व 4 सही है, कौन सा सही नहीं होगा, कलात्मक एकान्विति, ठीक है। कलात्मक एकान्विति का प्रयोग निबंध का विधागत वैशिष्ट नहीं है, ठीक है। आपका राइट आंसर है 3 या C समझ लो। कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। कहानी शिक्षण आप कराएंगे, ये प्रश्न आपके कल के मैराथन में भी आया था, थोड़ा सा घुमा फिरा के है लेकिन है वही। समय के सदुपयोग की शिक्षा देंगे, रसानुभूति की क्षमता का विकास करेंगे, कल्पना शक्ति का विकास करेंगे, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। तो कहानी शिक्षण करेंगे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा आपका, तो आप तुरंत टिक कर देंगे कल्पना शक्ति का विकास। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग तुरंत इस पर टिक लगा लेंगे। अब इतने प्रश्न सॉल्व करके पेडागोजी से के जितने भी आपके प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड आपके दिमाग में तैयार हो गया होगा मैप कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। बस उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बातें यही सब हैं, घुमा फिरा के पेडागोजी में वही बातें हैं। अब फिर आपको थोड़े धीरे धीरे लगने लगेगा क्या बातें, एक ही बातें पूछे जा रहा है ना। तो हमें समझना है बस इसको, आपने समझ लिया, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब ऐसा नहीं करना है कि पेडागोजी के 2 3 प्रश्न आ रहे हैं चलो छोड़ो, इसको छोड़ना हमें नहीं है, ठीक है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अब हर प्रश्न की हमें तैयारी करनी है और अच्छे नंबर हमें लाने हैं, स्कोर बहुत अच्छा रखना है आपको। पास तो आप बिल्कुल हो जाएंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि आपने क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आप पास आराम से हो जाएंगे, ठीक है। आपकी क्लासें ही हमने इस तरह तैयार की गई हैं, जो आपके जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वो इसमें से काफ़ी आएंगे। पेडागोजी से देखना आप लोग, इसमें से प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है, भाषा में दक्षता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की का जो सिद्धांत है वो भाषा के विकास से संबंधित सिद्धांत है, ठीक है। चॉम्स्की का सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है, ये आपका साइकोलॉजी में भी आ जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आपका प्रश्न ये आ जाता है। चॉम्स्की किससे संबंधित है, तो भाषा विकास से संबंधित है चॉम्स्की, इसको याद रखेंगे। और इन्होंने कहा था भाषिक क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। किसने कहा, चॉम्स्की ने। इसको याद रखेंगे आप लोग, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। चलिए, आपका एक घनश्याम वाला रह गया था आपका प्रश्न, घनश्याम में कौन सा समास है, ये आपको सॉल्व कराए दे रहे हैं। जिसने आंसर दिया बहुत अच्छी बात है। घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम में आपका कर्मधारय समास है, घनश्याम धारय, ठीक। घनश्याम कर्मधारय समास है, एक विशेषण है एक विशेष्य है घनश्याम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है 27, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए।
आप लोग तुरंत आंसर कर लेंगे। इतना इजी प्रश्न है आपकी पेडागोजी का, ये आपकी परीक्षा में आया हुआ है। अब इतने प्रश्न सॉल्व करके आप लोग एकदम, अब पेपर उठाना कोई सा भी, आप तुरंत आंसर कर लेंगे। पेडागोजी का आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। इतने प्रश्न करके आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। तो जिन साथियों ने कल की क्लास मैराथन अटेंड ना की हो वो लोग अवश्य अटेंड करें उसको। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करेंगे? अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, शब्दों के निर्माण से, वाक्यों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सीधी बात है, अगर हम क्लास में बच्चों को अक्षर नहीं सिखाएंगे तो शब्द निर्माण और वाक्य निर्माण कहाँ से कराएंगे? तो सबसे पहले ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, ठीक, मध्य उनका कोऑर्डिनेशन बनाएंगे तभी हम उसको सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? सिखाएंगे, सिखाने के लिए क्या जरूरी होगा? भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, यानी कि टीचर को भाषा ज्ञान हो, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें हो, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें रखी हो, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश हो, कक्षा में लिखित आकलन हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? एक छोटे से बच्चे की क्लास है, मान लो कक्षा 1 की है या LKG की है, तो क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि उसके टीचर को भाषा ज्ञान हो, उसके पास रंगीन पुस्तकें हो, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश हो, कक्षा में लिखित आकलन हो। तो तुम्हें, आप लोगों को बेटा क्या लग रहा है सही? तो सबसे ज्यादा सटीक आपका आंसर होगा सी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अगर अलग अलग दीवार पर चित्र बने होंगे, है ना, जानवरों के चित्र बने हैं या कोई कहानी के चित्र बने हैं, तो बच्चा उनके बारे में देखेगा और आपस में बात करेगा और टीचर को भी बताएगा, आप उससे पूछ सकते हैं उसके बारे में, तो उसकी भाषा की, उसकी शब्दावली का विकास होगा। तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उससे बच्चे का भाषा विकास हो सकता है। जैसे कोई चार्ट चिपका हो मेले का, आप उसको बताना कि बेटा क्या क्या इसमें दिख रहा है, तो वो बताएगा और बल्कि इतने शब्द बना देगा, आपको अपनी पूरी स्टोरी सुना देगा कि हम मेला गए थे तो हमने ऐसा किया था, ये खरीदा था, है ना, ये देखा, झूला झूला, ये सब वो आपको कहानियां बताएगा और इससे उसका क्या होगा? भाषा का विकास होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व क्या है? कथा, वस्तु, पात्र, संवाद, भाषा, शैली। तो गद्य की विधाएं हैं, गद्य की विधाएं कौन कौन सी होती है? कहानी, जो ऐसे लिखते हैं, एकांकी, नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, ठीक है, रेखा चित्र, डायरी, पत्र, ये सब क्या है? गद्य की विधाएं हैं, गद्य की विधाएं, इसको ध्यान रखेंगे, ये माइंड में रखेंगे, गद्य की विधाएं हैं आपकी। ठीक, तो गद्य की नाटक एक विधा है, इसका प्राण तत्व क्या होगा? क्या उसकी कथा वस्तु की, उसकी जो कहानी है वो कैसी है? पात्र, उसके जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स है ना, जो रोल प्ले कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, या उनका संवाद, ठीक है, या भाषा शैली, वहाँ की जो भाषा शैली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप नाटक देखने जा रहे हैं, मान लो कि अभी रामलीला का समय चल रहा है ना, रामलीला चल रही है, उसमें देखने जा रहे हैं, नाटक हो रहा है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या करेगा आपको? अगर कथा वस्तु अच्छी है, कथा वस्तु मालूम है बहुत अच्छी है, पात्र भी बने अच्छे अच्छे, है ना, और भाषा शैली भी, उनकी भाषा जो है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने जो संवाद हैं, जो डायलॉग्स हैं वो अच्छे नहीं बोल पाए, तो क्या नाटक प्रभावी लगेगा आपको? नहीं लगेगा, है ना। तो नाटक का जो प्राण तत्व होता है बेटा, वो संवाद होता है, उसके डायलॉग्स होते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नाटक लिखा भी होता है तो उसमें हर पात्र का डायलॉग लिखा होता है कि इस चंद्रगुप्त ने ये कहा, फिर उसमें लिख देंगे कि इन्होंने ये कहा, है ना। तो डायलॉग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे पढ़ रहे हो नाटक या आप देख रहे हो नाटक, उसमें डायलॉग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, संवाद जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, वही इसका प्राण तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सरल स्वाभाविक विधि क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल स्वाभाविक विधि, संसर्ग अथवा अनुकरण, या संपर्क में रह के सीखेंगे और नकल करके सीखेंगे, अनुवाद विधि की अनुवाद करके सीखेंगे, ट्रांसलेशन विधि,
प्रत्यक्ष शिक्षण विधि कि डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, जो भी शब्द लिखे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि हम डायरेक्ट कोई भाषा सीधे सिखा दें, उसकी मातृभाषा से ना जोड़ें। डायरेक्ट क्लास में आया और हमने उसको भाषा सिखाना शुरू कर दी। जैसे अगर हम इंग्लिश पढ़ानी है हमें, है ना, और बच्चे को आ रही हिंदी, तो हम क्या करें, उसकी हिंदी का प्रयोग बिल्कुल वर्जित कर दें, हिंदी पढ़ाना मना कर दें और हम कह दें डायरेक्ट इंग्लिश में सिखा रही हूँ, है ना। तो डायरेक्ट इंग्लिश प्रत्यक्ष विधि कहलाती है कि उसकी अन्य भाषाओं से ना जोड़ा जाए या उसकी मातृभाषा से ना जोड़कर प्रत्यक्ष सीधे जो भाषा हमें सिखानी है, जो टारगेट भाषा है उसी को हम डायरेक्ट सिखाएं। तो ये प्रत्यक्ष शिक्षण विधि तो क्या ये उपयोगी होगी? प्राथमिक स्तर पर नहीं होगी। संरचना विधि की एक स्ट्रक्चर बनी होगी किसी भाषा की, उसके बारे में, तो ये बच्चे के लिए होगी क्या? नहीं होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए होगी, संपर्क में रहकर बच्चा सीखेगा और अनुकरण करके सीखेगा, ठीक है। दोहरा कर बच्चा सीखेगा, ये बात हमें अपने दिमाग में बैठा लेनी है, इसको ध्यान रखेंगे। अनुकरण विधि सबसे ज्यादा प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं, बस भाषा को इधर उधर किया जा रहा है, सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, ठीक। हमें बस अपना दिमाग लगाना है, हमें अपने मस्तिष्क का सही प्रयोग करना है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न था ये, और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें इसका। बताएं किसने कही है ये पंक्ति, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हम पानी, किसने कहा है? ठीक है, ये पंक्ति किस कवि की है? किस कवि की पंक्तियां हैं? कवि की पंक्तियां हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें बेटा, किस कवि की पंक्तियां हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, जाकी अंग बास समानी, अंग अंग बास समानी, तो वही ये पंक्तियां किसने कही हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और आप लोग बहुत ध्यान से पेडागोजी की मैराथन क्लास अटेंड करें, अगर पिछली क्लास नहीं ली है आपने, ठीक है। हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास भी आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उनको भी आप ध्यान से देख लें, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।